इमरान सीरीज लाशों का बाजार पार्ट 5। इमरान ने इन दिनों आर्जी तौर पर अपनी रिहाइश का इंतज़ाम मिसेस मकरसन के साथ कर लिया था। यह हार्ले स्ट्रीट में एक बड़ी इमारत की मालका थी जो इसे वरासतन में मिली थी। इसमें एक बोर्डिंग कायम कर लिया था जो गैर मुल्की तलबा में अपनी खुश इखलाकी और हसन इंतज़ाम के लिए खासी मशहूर थी। इमरान जानता था कि सिंह ही अभी इसकी तरफ से मुतमईन नहीं हुआ, इसलिए इसने ये मुनासिब समझा कि अब डेक्कन हाल से दूर ही दूर रहे। सिंह ही की क़यामगाह से निकलते ही इसने महसूस कर लिया कि आज फिर इसका ताक़ब किया जा रहा है। लिहाजा वो निहायत इत्मीनान से हार्ले स्ट्रीट की तरफ रवाना हो गया। सिंह ही को पहले ही बता चुका था कि वो हार्ले स्ट्रीट में रहता है। फिर मकरसन के बोर्ड के मुतालिक हार्ले स्ट्रीट में सभी जानते हैं कि वहाँ ज़्यादातर गैर मुल्की तलबा रहते हैं। इमरान भी सिंघी की तरफ से मुतमईन नहीं था। इसने 2-3 मुलाकातों में इसे समझने की कोशिश की थी और किसी हद तक कामयाब भी हो गया था। वो जानता था कि सिंघी जैसे लोगों का दिमाग उलटने में देर नहीं लगती और इनके मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता जो कुछ इनकी ज़ुबान पे है वही दिल में भी होगा। बहरहाल वो सिंघी की क़यामगाह से चल कर सीधा मकफरसन के बोर्डिंग में आया। शाम तक अपने कमरे में बैठा रहा। इसे यकीन था कि सिंघी के किसी आदमी ने इसे हार्ले स्ट्रीट तक इसका ताक़ब किया है। 5 बजे के बाद इसने डचेस ऑफ वेल्डमियर के ब्लूमसबरी वाली क़यामगाह पर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से भी जवाब मिला, लेकिन डचेस घर पर मौजूद नहीं थी। इसके लंदन के कारपरवाज ने इमरान को बताया कि वह इसे 7 बजे एक्सफर्ड स्ट्रीट के रॉयल क्लब में मिल सकेगी। रॉयल क्लब हकीकतन रॉयल क्लब था। वहाँ खिताब याफ्ता या शाही ख़ानदान के अफराद के अलावा किसी का दाखिला मुमकिन नहीं था। इमरान ठीक 6:30 बजे वहाँ पहुँच गया, लेकिन सवाल ये दाखिले का था, इसलिए सबसे पहले रिसेप्शन रूम में जाना पड़ा। वहाँ इसने अपना प्रिंस ऑफ डाम्प वाला कार्ड दिखाते हुए सेक्रेटरी को बताया कि वो वहाँ डचेस ऑफ वेल्डमियर से मिलेगा। वैसे इमरान इस वक्त बड़ा शानदार लग रहा था। इसके चेहरे पर पाया जाने वाला दायमी अमकपन भी गायब हो चुका था। वो सचमुच शहजादों के अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। क्या डचेस आपसे वाकिफ है जनाबे वाला? सेक्रेटरी ने पूछा। अच्छी तरह, इमरान ने परवकार अंदाज में जवाब दिया, मगर वह अभी तशरीफ नहीं रखती। तवक्किया आपसे मिलने पर रजामंद ना हो, हम मजबूर होंगे। क्या बकवास है, इमरान ने किसी चिड़चिड़े रईस की तरह कहा। मैं क्लब का मेंबर बनना चाहता हूँ। इसके लिए भी दूसरे मेंबरों की सिफारिश जरूरी है। सिफारिश पर प्रिंस ऑफ डाम्प लानत भेजता है। समझे माय डियर सेक्रेटरी, कानून कानून है जनाब। अच्छी बात है, तुम बहुत जल्द रॉयल क्लब का अंजाम देख लोगे। मैं नहीं समझा जनाब। मैं अपनी रियासत में एक रॉयल क्लब कायम करूंगा और इसकी इमारत में शहर भर के हट्टे कट्टे गधे बांधे जाया करेंगे। क्या आप संजीदगी से कह रहे हैं? सेक्रेटरी ने पूछा। हाँ, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, तुम देख लेना। और यही नहीं बल्कि इसके बोर्ड के ऊपर लिखवा दूंगा कि ये लंदन के रॉयल क्लब की एक शाख है। आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकेंगे जनाब। क्यों? अरे वो इंग्लैंड नहीं बल्कि डाम्प है, मेरी अपनी मलिकत में डाम्प का शहजादा हूँ। अभी ये बहस तकरार जारी थी कि डचेस ऑफ वेल्डमियर 2 आदमियों के साथ रिसेप्शन रूम में दाखिल हुई। इमरान को देखकर वो ठटकी, लेकिन फिर बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़कर बोली, हेलो डाम। यस योर हाइनेस। इमरान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। क्लॉक रूम में जाने के लिए रिसेप्शन रूम से गुजरना जरूरी होता था, वरना शायद डचेस से इस तरह मुलाकात ना हो सकती थी। क्लॉक रूम में अपने रेन कोट उतार कर वो हाल में आए। डचेस ने इमरान का तारफ अपने साथियों से कराया। इनमें सर्व गफील्ड भी था, लॉर्ड गफील्ड का चाचा और दूसरे शरीफ ऑफ नोटंगम। इमरान को याद था कि सिंघी ने अपने किसी दोस्त का तज़किरा किया था और उसका नाम भी गफील्ड था। फिर ये भी याद है कि लॉर्ड वकफील्ड का हवाला भी दिया गया। फिर ये वही सर वकफील्ड है। इमरान के चेहरे अब फिर वही पहले किसी हमाकत तारी हो गई। वो कुछ इस तरह से खामोश था जैसे बोलने की हिम्मत ना पड़ रही हो। वो जब भी बोलता अंदाज से साफ जाहिर हो जाता इसे अपने हमकपन होने का एहसास शिद्दत से है। बोलते वक्त सोचता भी है कहीं कोई बेवकूफ़ी की बात जबान से ना निकल जाए। ठीक 9 बजे वो क्लब से उठ गए। सर गफील्ड और शरीफ को शायद कहीं और जाना था। तुम मेरे घर तक चलो, डचेस ने इमरान से कहा। ज़रूर ज़रूर, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मैं अपनी स्कीम के मतलब आपको बताने के लिए बेचैन हूँ। लैंडी डॉक वाली स्कीम? जी हाँ वही, इमरान ने जवाब दिया।
अच्छा तो वहीं घर पर गुफ्तगू होगी, मगर तुमने मेरे लिए डंप खानदान की कॉकटेल जरूर तैयार करोगे बसर चशम, मगर अभी इस राज बताने का वक्त नहीं आया, पूर्णमासी के दिन बताऊंगा। ये पूर्णमासी का दिन क्या भला है, जिस दिन चांद पूरा हो जाएगा? ये क्या बकवास है, आप नहीं समझती। ये दूसरा मामला है, इसका ताल्लुक रूहानियत से है। आप जानती हैं कि हम मशरकी लोग रूहानियत के मामले में कैसे होते हैं, मगर इसका रूहानियत से क्या ताल्लुक? डम खानदान का अकीदा है कि पूर्णमासी के अलावा किसी और दिन ये राज जाहिर करने वाला काना हो जाता है। क्या कभी ऐसा वाकया हो चुका है? ओहो जी हाँ, मेरे अपने दादा अपनी आंख खो बैठे थे। खैर ना बताओ, लेकिन वो कॉकटेल बड़ी नफीस थी। मैं आपके लिए दिन रात कॉकटेल बना सकता हूँ, आप फिक्र न कीजिए। पता नहीं क्यों आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है। मैं इस वक्त नशे में नहीं और डांप चांटा मारूंगी। तुमने इस रात मुझे बहुत शर्मिंदा किया। किस रात? रैनी की सालगिरह के मौके पर। उस रात? अमरान ने हैरत से कहा। उस रात मैंने आपको कब शर्मिंदा किया था? मैं नशे में थी और तुम्हारी बातों में आकर रक्स के लिए तैयार हो गई थी। वो कार में आ बैठे। बैठते वक्त सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता हो गया था। अमरान ने फिलहाल खामोश हो जाना बेहतर समझा और इस रात की बातें दोबारा नहीं छेड़ना चाहता था। कार थोड़ी दूर चली थी कि यकबैक बारिश आ गई। हवा पहले से ज्यादा तेज थी, इसलिए बारिश में भी खासा जोर मौजूद था। देखते ही देखते बड़ी बड़ी सड़क वीरान हो गई। अचानक कार भी रुक गई। अमरान ने ड्राइवर से इस्तफसार किया। जवाब मिला, बैटरी शायद फेल हो गई है। अब अमरान ने एक लंबी सांस ली और इत्मीनान से पुश्तगाह से टक गया। डचेस होंठों में ही होंठों में न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। ड्राइवर अपना रेन कोट संभालता हुआ नीचे उतर गया, लेकिन दुश्वारी ये थी कि इस बारिश में बोंट नहीं उठा सकता था। डचेस के हुक्म पर चंद ऐसे आदमियों की तलाश में चला गया जो कार को धक्का देकर सड़क के किनारे लगा सकें, लेकिन जल्द ही नाकाम वापस आ गया। सड़क सुनसान होने जाने की वजह से एक भी ऐसा आदमी नहीं मिल सका जो कार को धकेल कर सड़क के किनारे पर लगा देता। ए ड्राइवर, अमरान ने कहा, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का देता हूँ। अरे तुम? डचेस ने हैरत से कहा। हाँ मैं। नहीं, ये बदनमा मालूम होगा डम, तुम एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हो ना? हाँ। इमरान होंठ सिकोड़ कर बोला। इस बारिश में किसी को क्या पड़ी है कि मेरे मुअज़्ज़ज़ होने पर शुबा करे? अमरान कार से नीचे उतर आया। सड़क तारीक नहीं थी, लेकिन बारिश की वजह से हाथ को हाथ सजाई नहीं देता था। इमरान कार के पुश पर दोनों हाथ रखकर इसे धकेलने लगा। इसे नाकामी नहीं हुई थी, कार आगे की तरफ खिसक रही थी। ऐसे में ड्राइवर ने इसे स्टार्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन इसे कामयाबी नहीं हुई। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी आंखों के सामने तारे नाच गए हों। सर पर लगने वाली चोट इतनी तेज थी, शदीद थी, इसे इतनी भी मोहलत ना मिल सकी और मुड़कर हमलावर की शक्ल ही देख लेता। वह उर्दू में अदब लतीफ़ बकता हुआ ढेर हो गया। गिरते गिरते इसे एहसास हुआ जैसे सर के पिछले हिस्से में सूरज तलू होकर आंखों में गरूब हो गया हो। अमरान का तो यही ख्याल था कि ज्यादा देर बेहोश नहीं रहा। वैसे वो सोच रहा था शायद इस चोट की दमक मेडियोला और अबनगंडा तक पहुंच गई थी, वरना बेहोश ना हो जाता। फिर वो अपनी बेहोशी की साइंटिफिक तवज्जो के चक्कर में पड़ गया। ये ना करता तो करता भी क्या? जहां इसे होश आया वो जगह बिल्कुल तारीक थी। इसने अपना हाथ दूसरे हाथ से टटोल कर देखा तो हाथ को हाथ सजाई देता या नहीं। इसे फौरन एहसास हो गया कि नहीं सजाई देता, क्योंकि वो किसी दूसरे आदमी की नाक टटोल रहा था। लेकिन इस दूसरे आदमी ने उस पर एहतजाज नहीं किया। अब इमरान इसके सर पर हाथ फेरने लगा, लेकिन इसे ये महसूस करके बड़ी कोफत हुई थी कि वो कोई औरत थी। फिर दफ्तर इसे याद आ गया कि इसके साथ डचेस ऑफ वर्ल्ड भी थी। अब इसने बड़े इत्मीनान से इसके चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिए। फिर इसे मालूम हो गया कि डचेस ही है, क्योंकि इसकी बाएं गाल पर एक उभरा हुआ तेल था। ए ड्राइवर, अमरान ने बड़ाई आवाज में कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। हम गाड़ी में नहीं है जनाब, किसी गोशे से आवाज आई। ड्राइवर, जी हजूर, हम कहाँ हैं? पता नहीं जनाब, लेकिन वो 8 या 10 थे। जब इन्होंने आप पर हमला किया तो हजाइनस चीखी थी, मैं आपकी मदद को पहुंचा, वो सब मुझसे चिमट गए। फिर इसके बाद अब आंख खुली है, खुदा जाने हम कहाँ हैं। माचिस है तुम्हारे पास? सिगरेट लाइटर है जनाब, जलाओ। थोड़ी देर बाद अंधेरे में सिगरेट लाइटर की लू नजर आई। सरोख और मदम सी रोशनी में दो बड़े बड़े साए दीवार पर लरज रहे थे। इमरान इधर उधर देखने लगा। एक तरफ दीवार पर इसे स्विच बोर्ड नजर आया,
इस कमरे की छत से बिजली का एक बल्ब भी लटक रहा था। इमरान ने स्विच ऑन कर दिया, कमरा रोशन हो गया। ड्राइवर ने सिगार लाइटर बुझाकर जेब में डाल लिया। डचेस फर्श पर पड़ी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी। इसे अभी तक होश नहीं आया था। इमरान ने इसे हिलाया जलाया, आवाजें दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पता नहीं कौन लोग थे जनाब। ड्राइवर हकलाया। जनाब नहीं, यूराइनस, मैं प्रिंस ऑफ डांप हूँ। इमरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। ओके यूराइनस, ड्राइवर बौखला कर झुकता हुआ बोला। तकरीबन 15 मिनट बाद डचेस को होश आया। वो बौखलाए अंदाज में उठ बैठी। डंप, हम कहाँ हैं? पता नहीं। इमरान ने घूम कर इसे अपनी तड़की हुई खोपड़ी दिखाई जो जमे खून से चकट गई थी। डचेस के खलक से हल्की सी चीख निकली। वो उछल कर बैठ गई। इमरान को बाजू में जकड़ के उसके सर सहलाने लगी। ये कहाँ हुआ? हम कहाँ हैं डम डियर? शायद मिकलार्नस की कैद में। इमरान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। डचेस एक खौफजदा सी चीख मार कर दीवार से जा लगी। इसकी फटी हुई आंखें इस तरह वीरान हो गईं जैसे रूह कफ से इंसारी से परवाज कर गई हो। माय डियर वेल्डमियर, इमरान आगे बढ़ के इसका शाना थपकता हुआ बोला। परवाह मत करो, कीली पीटरसन का मामला होता है। इसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुमने मिकलार्नस पर हकीकत जाहिर कर दी तो इसके अलावा फिर और कोई दुनिया में नहीं रह जाएगा। मतलब समझती हो ना? इस सूरत में वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो किसी ऐसी आदमी का वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जो इसके अलावा कीली पीटरसन से वाकिफ हो। डचेस कुछ ना बोली। इसका चेहरा जर्द पड़ गया था और बुरी तरह कांप रही थी। तुम्हें अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। तुम पीटरसन पीचिंग कारपोरेशन के मैनेजर का हाल देख चुकी हो। इसके बावजूद भी आज़ादाना बाहर निकलती रही। तुम्हें अपने साथ कम से कम 2 मसला गार्ड तो रखने ही चाहिए थे। डचेस सर पकड़ कर फर्श पर अकड़ूं बैठ गई। इस वक्त इमरान को अपने देश की गांटनों और खटकियों से मुशाबा नजर आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला। 4 मसला नकाब पोश अंदर दाखिल हुए। इनकी रिवॉल्वर की नाले इमरान और ड्राइवर की तरफ थी। एक ने आगे बढ़कर डचेस का बाजू पकड़ा और उसे फर्श से उठाने की कोशिश की। अलग हटो, इमरान ने गुस्सली आवाज में गरजा। हजाइनस खुद उठ जाएंगी। डचेस खड़ी हो गई थी। इसका बाजू छोड़ दिया गया था। 3 नफूस का यह जुलूस 4 मसला नकाब पोशों की निगरानी में एक तवील राहदारी से गुजरने लगा। फिर वो एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां बहुत तेज रोशनी थी। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे रात की शूटिंग के लिए वो किसी स्टूडियो में लाए हों। यहाँ इमरान ने एक खास चीज देखी। एक बड़ी सी लोहे की अंगीठी थी जिसमें कोयले दहक रहे थे। इनके दरमियान लोहे की 2 सलाखें पड़ी हुई थी जिनमें लगे हुए दस्ते लकड़ी के थे। इमरान को इसका मतलब समझने में देर नहीं लगी कि वो जानता था मिकलार्नस के आदमी कीली पीटरसन का पता मालूम करने के सिलसिले में डचेस को सख्त अजीयत देंगे। माय डियर वेल्डमियर, इमरान आहिस्ता से बोला। वो आतिशदान देख रही है, इसमें गर्म होती सलाखें। डचेस के खलक से ऑस्ट्रेलिया अंदाज मतद चीखें निकली। वसीया आल में गूंजी। फिर पहले ही सन्नाटा तारी हो गया। इमरान ने 2-3 बार अपनी आंखों को गर्दिश दी और खंकार के अखलाकियत पर लेक्चर देने लगा। इन नकाब कोशों को यौम क़यामत और खुदा की बाज परस्त से डराया। फिर इसने क्राइस्ट और सलीब का किस्सा छेड़ दिया। अचानक नकाब पोशों में से एक ने आगे पढ़कर इसका मुंह दबाया। इमरान ने इसे मुंह छुड़ाने की जद्दोजहद नहीं की थी। हाँ डचेस, इस नकाब पोश ने डचेस को मुखातब किया जो हाल में पहले से मौजूद था। क्या ख्याल है, तुम मुझे कीली के मुतल्लक बताओगी या नहीं? डचेस किसी खौफजदा बकरी की तरह खांसने लगी। पता नहीं ये खांसी थी या रो रही थी, क्योंकि इसकी आंखों से तो आंसू बह रहे थे। इससे काम नहीं चलेगा डचेस, तुम बताओगी यहीं बगैर ताबूत के दफन कर दिए जाओगी। मेरी जिंदगी में ये नामुमकिन है। अजायनत बगैर ताबूत के दफन हो जाए। इमरान ने गुस्लेपन का मुजाहरा करते हुए अमकाना अंदाज में कहा। मैं ताबूत जरूर मुहैया करूंगा, ख्वाह कुछ हो जाए। ये कौन है? नकाबपोश ने दूसरे नकाबपोशों से कहा। पता नहीं, डचेस के साथ था, एक ने जवाब दिया। तुम गधे हो, नकाबपोश गज्जा। इन दोनों को लाने की क्या जरूरत थी? हम समझे शायद। शट अप। वो इतने जोर से चीखा कि दीवारों तक झंझना उठी। दूसरा नकाबपोश खामोश हो गया। अरे यार, अगर हम आ ही गए तो कौन सी मुसीबत आ गई है? इमरान ने बुरा मान जाने वाले अंदाज में कहा। अगर कहो तो वापस चले जाएं। इसे मारो, ठीक करो, नकाबपोश ने जलाई आवाज में कहा।
वो चारों इमरान पर टूट पड़े, लेकिन चारों को हैरत थी कि अपने इंतहाई फर्तीलेपन के बावजूद वो इसे हाथ नहीं लगा सके। वो किसी बंदर की तरह उछल कूद करके हर बार इनके वार खाली दे रहा था। दो आदमी जल्द ही बेकार हो गए क्योंकि इनके घोंसे पूरी कुव्वत से दीवार पर पड़े थे। ओहो, नकाबपोश दांत पीस कर गराया, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता। ठहरो, इमरान हाथ उठाकर बोला, मेरी एक बात सुन लो, डचेस को तुम भी मार डालो, वो नहीं बताएगी। अलबत्ता अगर तुम शराफत से पेश आओ तो ये भी मुमकिन है। मैं कभी नहीं बताऊंगी, डचेस अस्ट्रिया अंदाज में चाहिए, मुझे मार डालो, मैं हर केस नहीं बताऊंगी। मैं निचले तबके की कोई डरपोक औरत नहीं हूँ। मुहतरमा, तुम्हें बताना पड़ेगा, नकाबपोश ने जहरीले लहजे में कहा। मैं तुम्हें दुनिया की खौफनाक तरीन अजियत देने से ही बाज नहीं आऊंगा, समझी? मिस्टर, इमरान ने इसे मुखातब किया, क्या तुम समझते हो अपनी धमकी को बरोकार ला सकोगे? अरे तुम लोग क्या देखते हो? नकाबपोश ने अपने साथियों को ललकारा, इसका मुंह बंद कर दो। वो फिर इमरान पर छपटे लगे। इमरान इस बात सिर्फ करतब ही नहीं दिखाता रहा, बल्कि एक के होल्स्टर से रिवॉल्वर भी निकाल लिया। खबरदार, तुम सब अपने अपने हाथ ऊपर उठाओ। तो इसने इन्हें ललकारा। वो चारों बौखला कर पीछे हटे। फिर इन्हें अपने हाथ ऊपर उठाने ही थे। तुम भी अपने हाथ ऊपर उठाओ, इमरान ने नकाबपोशों के सरगना से कहा। क्या तुम मेरे चाचा हो? इसने भी अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन इमरान ये फैसला नहीं कर सका इसे क्या करना चाहिए। वैसे इन्हें जख्मी तो कर ही सकता था, मगर जख्मी करने के लिए फायर करने पड़ते और फायरों की आवाज सुनकर जाने कौन सा हंगामा खड़ा कर देती। हो सकता है इस इमारत में इन चारों पांचों के अलावा और भी लोग मौजूद हों। इमरान अपने दूसरे इक़दाम के मुतल्लिक सोच ही रहा था, अचानक एक दरवाज़ा खुला। 5-6 नकाबपोश घुस आए। इन्होंने बेताशा कमरे वाले नकाबपोशों को फायर किए। अफरा तफरी मच गई। इमरान खिसक कर दीवार से जा लगा। अचानक इस आवाज़ में एक नस्वानी आवाज़ उभरी, खबरदार, इसे जाने न देना। लंबा आदमी, यही मिकलारनस है। लंबा आदमी उछलकर भागा। इस पर के दर पे कई फायर हुए, लेकिन कमरे से निकल गया। आने वाले नकाबपोश बकाया 4 नकाबपोशों को वहीं छोड़ के इसके पीछे भागे। दूसरे नकाबपोश इनके पीछे चपटे। इमरान वहीं खड़ा अपनी नाक रगड़ता रह गया। इमारत के दूर अफ्तदा हिस्से से फायरों की आवाज़ें आईं, लेकिन साथ ही इमरान बारीक कदमों की आवाज़ें सुन रहा था। ये 100% पुलिस वाले थे। चलने का अंदाज बता रहा था। डचेस अब खौफजदा अंदाज दर्द हो रही थी। इमरान के करीब आकर आहिस्ता से बोली, तुमने आवाज़ सुनी? वो कीली पीटरसन की आवाज़ थी। हाँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया था? मैं इसे अपने सीने में छुपा लेता, रिवॉल्वर समेत। ओफो, बड़ी गलती हुई। इतने में पुलिस वाले से कमरे में आए। गालबन वो फायरों की आवाज़ सुनकर गुस्सा आए थे। डचेस ने जल्दी जल्दी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मिकलारनस का नाम सुनकर की रूह ही फना हो गई और वहीं खड़े डचेस की खैरियत पूछने लगे। खुद डचेस ने कहा, आप लोग इन्हें पकड़ते क्यों नहीं? वो अभी इमारत में होंगे। इन्हें अपने बच्चों को यतीम देखने का शौक नहीं। इमरान सारी लाकर बोला, हम अभी हेडक्वार्टर फ़ोन करते हैं। सार्जेंट ने इन्हें दिलासा दिया, आप परेशान ना हों। हम बिल्कुल परेशान नहीं है जनाब। इमरान खुश इखलाकी के इजहार के लिए मुस्कराया। बहरहाल इमरान ने अब वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझा। फायरों की आवाज़ बहुत देर से नहीं आई थी। वो सोच रहा था अब वो वहाँ होगा कि नहीं। न कीली मिलेगी न मिकलारनस। वैसे कीली पीटरसन के मतलब सोच भी नहीं सकता कि वो इस किस्म की लड़की होगी। इमारत के बाहर आके डचेस ने इमरान से कहा, मेरी क़यामगाह तक चलो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। मेरा तो दम ही निकल गया है। मैं क्या चलूँ? मुझे कीली पीटरसन से क्या गर्ज? क्या इसके लिए मकलारना से अपनी हजामत बनवाता फिरूँ? और डियर, हाँ डंप, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए मुनासिब ये है कल के अखबार में कीली पीटरसन का पता शाया करा दीजिए। पता मैं नहीं जानती, तुम यकीन करो ड्राम, आज पूरे 1 साल के बाद मैंने इसकी आवाज़ सुनी है। यकीन करो। यकीन कर लिया। क्या मुसीबत है? मैं लेंडी डॉग पैदा करने के चक्कर में था। बीच में ये मैकलारनस का बच्चा आ कूदा। मगर डंप, तुम बहुत बहुत दलेर हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तुम इन लोगों को थका मारा था। अगर कीली ना आ जाती तो तुम्हारे ही हाथ लगता। शायद पहली बार आज तुमने मैकलारनस पर रिवॉल्वर उठाया था। ये तल्ख तजर्बा इसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। इमरान कुछ ना बोला। शायद वो किसी उलझन में पड़ गया था। कोई नई उलझन थी। इसके चेहरे पर कुछ इस किस्म के आसार थे। वह मुश्किल तमाम और डच्चे से पीछा छुड़ा सका। न जाने क्यों इसने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। दूसरी सुबह अखबारात ने इस वाक़े को बुरी तरह उछाला था, लेकिन इमरान का नाम कहीं नहीं आने पाया। इसका तज़किरा एक गैर मुल्की तालिब इल्म की हैसियत से किया गया, नाम सिर से नहीं लिया गया।
हकीकत यही थी कि इमरान ने सर डेक्कन को मजबूर किया था। इनके असर व सरसूख की बिना पर इसका नाम और पता अखबारात में नहीं आ सका। दूसरे दिन सुबह सुबह इमरान फिर सिंघी के पास जा पहुंचा। कबल इसके इमरान कुछ कहता, सिंघी बोल पड़ा, मुझे अफसोस है लड़की, दरअसल मेरे आदमी से गलती हुई। बारिश होते ही इन्होंने ताकत करना छोड़ दिया था, मगर मैं तुम्हारे कमालात का मुतारफ हूँ। क्या वो तुम्हें अपने घर ले जा रही थी? नहीं, हम दोनों को मैकलार्नस ले गया था। मैंने इस वक्त अखबार देखा था। ज़ाहिर है वो गैर मुल्की तालिब इल्म तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। मुझे इसके मुतल्लक बताओ। इमरान ने मुख्तसर इसे आगाह करने की कोशिश की, लेकिन पीटरसन का नाम आते ही सिंघी ने कहा, यह लड़की भी किसी फिल्म की हीरोइन की तरह। मैं सारी रात इसके मुतल्लक सोचता रहा। इमरान ने मगमूम लहजे कहा, बड़ी सुरीली आवाज़ थी, अब सोच रहा हूँ कहीं मैं कट्टी को भूल ही ना जाऊँ। सर सिंघी मायने खेस अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। क्या सर गुफील्ड तुम्हारा दोस्त है? हाँ, तकरीबन 20 साल की बात है, हम स्पेन में मिले थे। यहाँ आने के बाद कभी इससे मिले हो? नहीं, अब मिलने का इरादा है, सिंघी ने कहा। हरगिज़ नहीं, इसे ये भी नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम कहाँ मुकीम हो। यह तो मैं तुम्हें भी नहीं मालूम भतीजे कि मैं कहाँ मुकीम हूँ, मगर तुम ये क्यों कह रहे हो? मेरे पास कीली पीटरसन के मतलब थ्योरी है। थ्योरी? वाह भतीजे, अब तुम थ्योरियां ही बनाने लगे, शाबाश। हाँ बताओ तो क्या है? मेरे ख्याल है कीली पीटरसन डचेस और सर गोफील्ड का बनाया हुआ एक फ्रॉड है। मुमकिन है कल रात मैंने एक दिलचस्प ड्रामा देखा हो। लेकिन तुम सर गोफील्ड को क्यों घसीट रही हो? दोनों गहरे दोस्त हैं, बहुत दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं। तो इसका मतलब पिछली रात मिकलार्नस से नहीं टकराए? मेरा भी यही ख्याल है, मिकलार्नस की आड़ में एक ड्रामा खेला गया। कीली पीटरसन इस तरह अचानक आ टपकी जैसे वो वाकई की मुंतजर ही हो। इसके आदमियों ने मिकलार्नस और उसके साथियों पे दर पे फायर किए थे, लेकिन शायद कोई भी जख्मी नहीं हो सका। अब इसी लाइन पे सोचने की कोशिश करो, क्या ये मुमकिन नहीं डचेस कीली पीटरसन की रकमें खुद हजम कर रही हो? क्या सर गफील्ड फरिश्ता है? फरिश्ते सिंघी के दोस्त नहीं हो सकते भतीजे, तुमने मुझे उलझनों में डाल दिए। हाँ निकालो आज की रकम, कल तो मैंने शहजादा बनने के सिलसिले में सारी रकम बर्बाद कर दी थी। अब कोई रकम नहीं मिलेगी। क्यों? इमरान आंखें निकाल कर बोला, तुम अब मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। क्या मतलब? क्या तुम डेक्कन हॉल में नहीं रहते? अब नहीं रहता, पहले रहता था। मैंने इमरान ने बड़ी संजीद सादगी से कहा, मुझे वहाँ लड़कियाँ बहुत परेशान करती थी, इसलिए अब हार्ले स्ट्रीट की बोर्डिंग में आया हूँ। तुम मेरे लिए नहीं बल्कि डकिन के लिए काम कर रहे हो, सिंघी ने तेज लहजे में कहा। मैं तुम दोनों का काम तमाम कर सकता हूँ। इमरान दांत पीस कर बोला, तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जा सको। अच्छा तो ठहरो, मैं भी आता हूँ, अपने ताबूत के लिए आर्डर दे दूँ। इंग्लैंड में ताबूत के बगैर दफन होना बेकार है, आउट ऑफ फैशन समझ लो। मगर आज के 100 पाउंड तुम्हें देने ही पड़ेंगे, वरना मैं ताबूत का इंतजाम कहाँ से करूंगा? सिंघी ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन इसका हाथ इसके गाल के बजाय कुर्सी की पुश से टकराया। इमरान ने कुर्सी उलट दी और सिंघी उछल कर खट गया। देखो खबरदार, हाँ अगर मेरी चोट आई तो मेरे डैडी तुम्हें गोली मार देंगे। इमरान ने हाँक लगाई। सिंघी बुरी तरह जल्ला गया और उसके चेहरे पर दरिंदगी नजर आने लगी। दूसरे लम्हे इमरान ने चाकू की खुलने की कड़कड़ाहट सुनी। सिंघी के दाने हाथ में चाकू की चमक देख कर इमरान ने पैंतरा बदला और जल्दी से फाउंटेन पेन निकालता हुआ बोला, आओ देखो कैसी दरगत बनाता हूँ तुम्हारी। लेकिन सिंघी खामोश था। इसके पतले पतले होंठ फेंचे हुए थे, आंखें किसी शिकारी कुत्ते की आंखों की तरह अपने शिकार पर जमी हुई थी। इमरान के जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, लेकिन फिर भी डटा रहा, उसान नहीं खता होने दिए। अचानक सिंघी ने इस पर छलांग लगाई, लेकिन शायद इस धमाके ने इसे बौखला दिया जो इमरान के फाउंटेन पेन से निकलने के वाले श्याले की बना पर हुआ था। सिंघी एक कुर्सी समेत फर्श पर ढेर हो गया। इमरान उछलकर बाहर भागा, कमरे में धुआं फैल रहा था। सिंघी ने चीख कर चीनी में कुछ कहा, खांसता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। वैसे बुरी तरह आंखें मिल रहा था, खांसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इमरान दौड़ते दौड़ते फिर पलट पड़ा। सिंघी के सर पर चित्र रसीद करता हुआ बोला, भतीजे की तरफ से। फिर दोबारा भाग निकलने के लिए मुड़ा ही था कि 5-6 चीनी इस पर टूट पड़े। सिंघी अभी तक आंखें मिल मल मल कर खांस रहा था। चीनियों ने बड़ी शिद्दत से हमला किया था। इमरान को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी। इस पर चारों तरफ से मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश हो रही थी। इतने में इसे किसी के हाथ में चाकू की चमक भी दिखाई दी। अब इसके सिवा कोई चारा ही नहीं रह गया था, खुद को जमीन पर गिरा देता। सिर्फ एक सेकंड ये मोहलत चाहता था। ये मोहलत इसे जमीन पर गिरते ही मिल गई। चूंकि 3 आदमियों के हाथ में खुले हुए चाकू थे, इसलिए समझे कि वो किसी का वार चल गया है। इमरान गिरा भी था चीख मार कर, इसके इरादा कुछ और था, लेकिन हालात ने दूसरी सूरत अख्तियार कर ली। चीनी इसके गिर जाने पर सिंघी की तरफ मुतवज्जो हो गए, जो अब पहले की तरह उछल उछल कर खांस रहा था और इसके दोनों हाथ आंखों पर थे।
इमरान ने लेटे लेटे जस्त लगाई और दूसरे कमरे में पहुंच गया और उसके आगे तवील रियादारी थी जो सदर दरवाजे तक जाती थी। रियादारी में पहुंचते ही इमरान ने आग आग चीखना शुरू कर दिया क्योंकि चूने इसके पीछे दौड़े आ रहे थे। सदर दरवाजा बंद था। इमरान ने सोचा अगर इस दफा इनके हथे चढ़ा तो खैर नहीं, मगर शायद इसके सितारे अच्छे ही थे। ठीक इसी वक्त एक आदमी दरवाजा खोल कर रियादारी में कदम रख ही रहा था। इमरान इसे अपने साथ लेता हुआ गली में जा पड़ा और उठते उठते एक बार फिर इसने आग आग की हाँक लगाई और इसके साथ वो आदमी बेख्तियार तौर पर आग आग चीखा उठा, जिसे समेटता हुआ इमरान गली में आ पड़ा था। बाहर के लोग इनकी तरफ झपटे और अंदर से निकलने वाले चीनियों से टकरा गए। हर तरफ आग आग का शोर हो गया, लेकिन सिंघी के आदमी इस भीड़ में अपने सर पीटते रह गए क्योंकि अब इमरान का कहीं पता नहीं था। उस दिन इमरान डचेस इमरान की तलाश में डेक्कन हॉल पहुंच गई। इमरान मौजूद था। सिंघी से झगड़ा करके लौटने के बाद अब तक डेक्कन हॉल से बाहर नहीं निकला था। अब इसे नए सिरे से एक दूसरी स्कीम मरतब करनी थी क्योंकि सिंघी जैसे आदमी को दुश्मन बनाकर मुतमईन होकर बैठना हंसी खेल नहीं था। डचेस इसे स्टडी में मिली। सर डेक्कन मौजूद नहीं थे। मैं आज वेन लमियर जा रही हूँ डम। शुक्रिया। इमरान ने इस तरह कहा जैसे लंदन में इसकी मौजूदगी की तकलीफ का बायस रही हो। कल रात तुमने कमाल कर दिया। मैं तो समझी थी वो तुम्हें मार डालेगी, मगर तुम बहुत दलेर हो। रात मेरा हार्ट फेल होते होते बचा। मैं सोच रहा था कि रिवॉल्वर चल ही क्या होता तो क्या होगा, मगर वो कीली पीटरसन में इसका शुक्रगुजार, उसने मुझे बेहोश होने से बचाया। वाकई वो हैरत अंगेज और पुरस्कार है कीली पीटरसन। इसे खुद भी इसका एहसास होगा कि एक बूढ़ी डचेस ऑफ वेंडलमियर खतरे में थी। हकीकत में खतरे में मैं हूँ। अगर कल तुम साथ ना होते तो क्या होता, पता नहीं क्या होता, मगर मैं अपने आप को क्या समझूं। इमरान से घूरते हुए सवाल किया। क्या मैं नहीं समझी? एक बार एक तरफ तजर्बे से दो चार हो जाने के बाद आप इसी तरह आसानी से इधर उधर घूमती फिर रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए मैक्लारनस लंदन का हवा है। मेरी गाड़ी में 2 मसला बॉडीगार्ड्स हैं। फिर मैक्लारन मेरे पर कातला हमला तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे अलावा और कोई कीली को नहीं पहचानता। लेकिन योरनस एक बात समझ में नहीं है। क्या? मैक्लारनस कीली के पीछे क्यों पड़ गया है? खुदा जाने मैं खुद उलझन में हूँ। लंदन में इससे भी ज्यादा मालदार औरतें मौजूद हैं। इमरान कुछ ना बोला। वो अमकों की तरह डचेस की तरफ देख रहा था। डचेस ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इसी वक्त मेरे साथ वेंड लम्बियर में चलोगे? मैं माफ़ी चाहता हूँ यूरेनस, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं ऐसी सूरत में मरना पसंद करूँगा। मैं तुम्हें इतना बुज़दिल नहीं समझती थी। डचेस ने नाखुशगवार लहजे में कहा। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। यस डॉम्प स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सर डेक्कन की आवाज़ आई। ओहो, क्या तुम घर पहुंच गए? हाँ, मिस्टर चर्चिल से मिल चुका हूँ। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैंने इसे कह दिया मैं इस स्कीम पर 4 लाख पाउंड तक खर्च कर सकता हूँ। क्या बक रहे हो? सर डेक्कन ने झिंझला कर कहा। परवाह नहीं, वैसे तो मैं 10 लाख पाउंड तक खर्च कर सकता हूँ। 4 लाख के लिए। मिस्टर चर्चिल मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए। इमरान आवाज़ कुछ थी। अच्छी बात है, मगर चर्चिल को मुझसे ये कहना कि मैं रात के खाना इसी के साथ खाऊंगा। खैर, मैं फिर कभी वक्त निकालूंगा। मैं आ रहा हूँ। सर डेक्कन ने आपने से बाहर होते हुए कहा। तुम वहीं ठहरना, वरना मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, फिलहाल 150 घोड़े खरीद लो। इमरान ने एक जवाब दिया। दूसरी तरफ से रेसर पटकने की आवाज़ आई। डचेस इसे हैरत से देख रही थी। इसने निकल कर कहा, आजकल लंबी लंबी रकमें खर्च कर रहे हो। अरे वाह! इमरान अमकाना अंदाज में हंसा। बात दरअसल ये, मैं नया तजर्बा करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के विलेर और अरब के मशकी से घोड़ों की एक नई नस्ल बनाऊंगा। मिस्टर चर्चिल से इस मौजू पर मैंने 1 घंटे तक गुफ्तगू की थी। इनका ख्याल है यह स्कीम बड़ी मुनाफत बख्श साबित होगी। चर्चिल ने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। डचेस हंसने लगी। इसे तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते। फरसत के लम्हात में वो अपना बड़ापन बिल्कुल भुला देता है। तब मैं मिस्टर चर्चिल और ग्रीटा गार्बो से एक नई नस्ल बनाने के इम्कानात पर गौर करूंगा। मुझे यकीन है मिस्टर जॉर्ज बर्नाशा मेरी स्कीम को बेहद पसंद करेंगे। क्या तुम नशे में हो? इस नस्ल के लोग गोल और खूबसूरत होंगे, ये मेरा दावा है। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं, अब मुझे लैंडी डॉग से दिलचस्पी नहीं रहेगी। खैर, फिर सही, मैं एक बार फिर तुम्हें लैंडी डॉग वेंड लमियर ज़रूर आना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम बुज़दिल नहीं हो, ख्वामखा बनने की कोशिश करते हो। अच्छा। डचेस उठ के इमरान इसे जाता देखता रहा। डचेस के जाते ही रमीला और रीनी आंधी और तूफान की तरह स्टडी में दाखिल हुई। शायद वो मलका कमरे में इनकी गुफ्तगू सुनती रही थी। इमरान ने देखकर सर के बल खड़े होने की कोशिश की, लेकिन रीनी ने इसे कामयाब नहीं होने दिया। इमरान बसूरता हुआ सीधा खड़ा हुआ। ये डचेस से तुम्हारा क्या रिश्ता है?
रीनी ने चिड़चिड़ाने अंदाज में पूछा। हम दोनों ही शाही नस्ल से हैं। इमरान ने अकड़ कर कहा। खैर होगा, रीनी बोली। हम तो अफसोस जाहिर करते हैं। किस बात पर? ज़लज़ले ने तुम्हारा कमरा तबाह कर दिया, रीनी ने मखमूम लहजे में कहा। इमरान की जान निकल गई। इसने सोचा यकीनन इन दोनों ज़लज़लों ने इसके कमरे में तबाही फैला दी होगी। दूसरे लम्हे वो तेजी से दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वहां सचमुच इसे ज़लज़ले की तबाही नजर आई। मेजें कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, तस्वीरों के फ्रेम दीवारों से गिर के चिकनाचूर हो गए थे। बहरहाल आसानी से टूट जाने वाली चीजों में से एक भी सही सलामत नहीं थी। इमरान ने ठंडी सांस ली, इस तरह सारी लाने लगा जैसे सचमुच वो कहर खुदाबंदी ही रहा हो। इसने घंटी दबाकर अपने आयरिश मुलाजम को बुलाया। वो भी कमरे की हालत देखकर बौखला गया। इमरान ने जवाब तलब नजरों से इसकी तरफ देखा। जनाब वाला, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? मैंने अपनी माँ से सुना था गद्दों के गिर्द खबीस रूहें मंडलाती रहती हैं। दीवारों पर गद्दों के सर देखकर मैं हमेशा कांप जाता हूँ। चलो ठीक है, इमरान से गुस्सा दिखाकर चीखा। नौकर खामोश खड़ा अपनी चिकनी खोपड़ी पर हाथ फेरता रहा। क्या तुमने सुना नहीं? मुझे यकीन नहीं आता क्या यकीन नहीं आता? भूत भूत! अचानक बूढ़े आरिश के खलक से गटी गटी सी चीखें निकलने लगी। इमरान सचमुच बौखला गया। इधर नौकर गिरता पड़ता भाग निकला। ठीक इसी वक्त बटलर ने आकर सर ढक्कन की इतला दी। शायद वो फोन के रिसीवर रखकर अपने ऑफिस से चल पड़े थे। इमरान स्टडी में चला गया। सर ढक्कन अभी बैठे भी नहीं थे। ये क्या बकवास शुरू कर दी थी तुमने? यहाँ डचेस ऑफ वेंडलमियर तशरीफ रखती थी। वो इसलिए तशरीफ लाई थी कि मुझे अपने साथ वेंडलमियर ले जाए। तो फिर सोचिए मुझ पर मेहरबान क्यों हो गई थी? मैं समझता हूँ ये कीली पीटरसन का मामला। डचेस ने पिछली रात तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। अगर वो इस साजिश में शरीक है तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। शरीक? ये आप क्या परफार में? कीली पीटरसन डचेस की एक असिस्टेंट है। मैं अब यह सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, सर डेकन बोले। मगर यह किस्सा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। क्यों, कोई खास बात? कीली पीटरसन शायद अब लंदन की सबसे मालदार औरत हो गई है। वो किस तरह? मरहूम लॉर्ड एविशाम की जायदाद भी इसी को मिलेगी। यह हरगज नहीं हो सकता। इमरान बिगड़ गया। लॉर्ड एविशाम की जायदाद मुझे मिलेगी? क्या ये जरूरी है कि दुनिया भर की जायदादें इसी के हिस्से में आए? फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। इमरान कुछ ना बोला और वो कुछ सोचने लगा।